आया है तो प्लीज नोट डाउन. In skeleton, in lesson number 16, that is skeleton and movement, you have to learn unit 16.1. Tick करो. Tick out 16.1. उसके बाद डायरेक्टली आपको पढ़ना है 16.8. ये सब पढ़ना है. 16.8 that is skeletal system आपको पढ़ना है. Then 16.9 भी पढ़ना है, group of skeleton. Then 16.10 that is types of joints. 16.11 disorders related to the muscles. And 16.12 that is disorders related to bones. Is that very clear? 6 यूनिट डिलीटेड है, 6 यूनिट पढ़ना है. टोटल 12 यूनिट्स है जिसमें से 6 यूनिट आपका डिलीट कर दिया गया. सिर्फ 6 यूनिट ही पढ़ना है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. 16.1, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 and 16.12. Very clear to all of you? Yes, ma'am. Yes. चलो. So आप अपना टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे बेटा, एंड वॉट एवर इज योर डाउट यू कैन आस्क मी. बाकी के भी सब चैप्टर्स के हैं ना आपके पास? आई थिंक सो आई हैव गिवन ना लास्ट लेक्चर में. आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने दिया है कि नहीं आप लोग. Yes. Yes. तो चाहिए ना, तो व्हाट आई विल डू ना. हाँ बेटा, एक बार फिर से रिपीट करो ना. अच्छा यही वाला स्केलेटन वाला. हाँ नहीं, वो अभी जो पोर्शन आपने बताया. स्केलेटन का ना बेटा कि सबका? हाँ हाँ, स्केलेटन का. हाँ स्केलेटन का बेटा 16.1 पढ़ना है. जो पढ़ना है वही बता रही हूँ. 16.1, 16.8, 16.9, फिर 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12 ये सीक्वेंस में पढ़ना है. 1 के बाद डायरेक्टली 8 पढ़ना है. ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस का है ना, आई विल डू वन थिंग. आई विल शेयर विथ सर, एमबीसी सर, एंड एमबीसी सर आपको दे सकते हैं. ठीक है? तो सारे टॉपिक्स का आपके पास रहना चाहिए. मतलब आई हैव फॉर बायोलॉजी, आई विल शेयर दिस विथ एमबीसी सर एंड आई विल रिक्वेस्ट सर टू फॉरवर्ड टू यू. ठीक है? तो जो मैं आपको दूंगी वो उतना ही आपको पढ़ना है बोर्ड के लिए. मतलब आपको उतने में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम के लिए. So let us start with our topic, that is skeleton movement and the locomotion. ठीक है? सबसे पहला skeletons की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो can you tell me what is the use of the skeleton? क्या काम है skeleton का अपने बॉडी में? Tell me, anybody of you? कुछ काम है क्या skeleton का अपने बॉडी में कि बस ऐसे ही भगवान ने बना दिया? जॉइंट करते हैं एक दूसरे को जॉइंट करता है. ओके. और काम क्या है बेटा? काम बेसिक स्ट्रक्चर. वेरी गुड. इट इज गिविंग अ पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, है ना? अभी देखो एलिफेंट अलग दिखता है. एलिफेंट का शेप अलग है. जिराफ का शेप अलग है. जिराफ एकदम लंबा दिखता है. हमारा शेप अलग है. तो हम सब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? हमारा शेप अलग अलग क्यों है? क्योंकि हमारा स्केलेटन वैसा है. ठीक है? That means what it is, I can say that it is a framework of the body. बोल सकती हूँ कि नहीं मैं framework of the body? Yes. ये अपने बॉडी को एक शेप दे रहा है, एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है. मीन्स जिराफ ऊंचा दिख रहा है, कंगारू अलग दिख रहा है, एलिफेंट अलग दिख रहा है, हम अलग दिख रहे हैं. क्योंकि हमारा जो स्केलेटन का बनावट है, हमारा जो स्केलेटन का फ्रेमवर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वेरी करेक्ट. इट इज गिविंग शेप टू द बॉडी. Yes, structure and shape to the body. चलो और कुछ बता सकते हो? और क्या काम है skeleton का? और क्या काम होना चाहिए बॉडी में? Provide protection for organs and store minerals. शाबाश, वेरी गुड बेटा. ठीक है? Yes, no doubt it is providing what protection to our vital organs. Vital का मतलब क्या होता है बेटा? Vital मतलब
इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसको वो प्रोटेक्शन देता है। जैसे अभी आपको सबको ये पीपीटी नजर आ रहा है ना बेटा? हाँ, आप देख सकते हो कि ये क्या है, हमारा स्कल है। स्कल के ऊपर वाले हिस्से में कौन प्रोटेक्टेड है? कौन सा इंपॉर्टेंट Brain. ऑर्गन होता है? ब्रेन। यस, Brain. ये हमारा रिब केज है, रिब केज। इसके अंदर कौन प्रोटेक्टेड रहता है? Lung. हार्ट, Lungs. Heart and lungs. Heart. हार्ट, लंग्स वगैरह, ठीक है। वैसे ही हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनका जो प्रोटेक्शन है ये स्केलेटन करते हैं, ठीक है। चलो, वेरी गुड बेटा। और कोई पॉइंट है क्या स्केलेटन का, कि सिर्फ शेप और प्रोटेक्शन देता है, कि और भी कुछ काम है? सपोर्ट देता है मैम। Very good. It is supporting our body. Very good. It is supporting our body. Any other point? Movement में Makes help. blood cells. Shabash. Very good. I was expecting this answer only. Very happy to hear. Yes. See, in our bone, you will be learning in the further part of the lesson. हमारे बोन के अंदर क्या होता है? लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारे पास। लॉन्ग बोन्स मतलब जो लंबे वाले बोन्स है, जैसे कि हमारा थाई बोन हो गया, हमारा हाथ का बोन हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है बेटा? रेड बोन मैरो होता है। हमने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था ना, उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है, और रेड बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स तैयार होते हैं, ठीक है। सो बोन इज अ हेमोपोएटिक ऑर्गन। प्लीज लिख लो, हेमो। हेमो का मतलब होता है ब्लड, पोएटिक, पोएटिक POIETIC, पोएटिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है। सो इट इज बोन, तो क्या करता है? हमारा रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है। एंड नो डाउट इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। मूवमेंट में भी मदद करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। नाउ कैन यू टेल मी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मूवमेंट और लोकोमोशन में कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम ही है? लोकोमोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव होना, और मूवमेंट शाबाश, मतलब बैठ के मूव। वेरी गुड बेटा, यस। जैसे अभी आप बैठे हो, आप ये लेफ्ट साइड और राइट साइड अपने मुंडी को हिला सकते हो, अपने नेक को हिला सकते हो, आप बैठे बैठे अपने हाथ को हिला सकते हो, वेरी करेक्टली टोल्ड, ठीक है। आप बैठे बैठे अगर अपने पैर को हिला रहे हो, दैट इज अ मूवमेंट। बट अगर आप यहाँ जहां पर बैठे हो वहां से चल के अपने बेडरूम तक गए या अपने किचन तक गए, दैट इज दी लोकोमोशन। शाबाश, सब तो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। यस, सो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू आर गोइंग टू लर्न स्केलेटन, कि हमारे पास कौन कौन सा स्केलेटन्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। आपको बेसिकली इस लेसन में क्या पढ़ना है, कि स्केलेटन कौन कौन से हैं, ठीक है, और उन सबका नाम क्या है। अब देखो बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, थोड़ा सा स्केलेटन में है ना, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, बट एक बार आप समझ जाओगे ना, ठीक है, उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो नाम आपको आसान लगने लगेगा। जब हमने भी पढ़ने को स्टार्ट किया था, व्हेन वी वर यूज्ड टू लर्न, तो हमको भी ये हार्ड लगता था, बट एट द टाइम पासेस ये सारे टर्म्स अब यूज टू हो गए हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू लर्न different types of movements and the locomotion. Is that very clear? So let us begin. This is the skull. ये पूरा स्कल है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। हाँ, ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। और क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स बोला जाता है, ब्रेन बॉक्स। नॉर्मल टर्म में उसको बोला जाता है ब्रेन बॉक्स, ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। पर स्कल मतलब ये पूरा इज स्कल, ऊपर का स्कल का एक पार्ट होता है क्रेनियम, ठीक है। तो आपको स्कल में क्या क्या नजर आ रहा है बेटा? एक बार ऐसे ही मैं बता रही हूँ, बाद में आपको डिटेल में पढ़ना है। क्या क्या नजर आ रहा है? आपको अपर जॉ नजर आ रहा है, आपको लोअर जॉ नजर आ रहा है ना। यस, ऊपर का हिस्सा क्रेनियम नजर आ रहा है, और फेशियल बोन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिर चलते हैं यहाँ पे, ये क्या है? रिब केज, रिब केज, ठीक है, इसको थोरैसिक केज भी कहा जाता है। ये बीच की हड्डी आप देख सकते हो, ये जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, आई कांट डू द एनोटेशन, अदरवाइज आई मस्ट हैव शोन यू।
ये बीच वाली हड्डी दिख रही है आपको, इसको स्टर्नम बोन बोला जाता है, स्टर्नम। और यहाँ से आप देख रहे हो कि एक 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 हड्डी निकलते जा रही है, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है ये एक एक रिब। अब ये केज बनना चाहिए, पूरा केज बनना चाहिए, तो केज तो चारों तरफ से बंद होता है ना, तो पीछे से कौन इसको बंद किया है, पीछे से इसको वर्टिब्रल कॉलम ने सपोर्ट किया है। मतलब हमारा जो रिब्स है, ये रिब्स है हमारा, आगे से बंद करने वाला स्टर्नम है और पीछे से बंद करने वाला अपनी रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हाथ का बोन है, ठीक है, आपके पाम का बोन है, पाम का, ठीक है, पाम बोन। तो दिस इज योर थंब, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये सारे फिंगर्स हैं। नेक्स्ट, ये आपका पैर का बोन है, ठीक है, दिस इज योर लेग बोन, दिस इज योर हिप बोन, हिप रीजन, हिप बोन। ये आपका शोल्डर बोन है, दिस इज स्कैपुला, दिस इज ह्यूमरस, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी रिब बोन है, साइड व्यू है, साइड व्यू। ये पैर के बोन्स है आपके, पैर के, ये पैर का टोज है देखो, और ये भी स्कल है, साइड व्यू है, ठीक है। तो चलो हम ये सारी चीजों को लेते हुए लेट अस एंटर इन अवर बायो वर्ल्ड। तो सबसे पहला लेट अस से कि आपने अभी जो मुझे सब चीजें बताई, लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द पीपीटी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। सो सब बच्चे लोगों ने मुझे राइटली बताया, तो इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग, सो सपोर्टिंग ऑफ व्हाट, बोन्स ऑफ लेग्स, हमारा पेल्विक रीजन। पेल्विक मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा अब आप ये 2-3 टर्म्स लिख लो। पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर रीजन, एंड पेल्विस या पेल्विक का मतलब होता है हिप रीजन। पेक्टोरल, पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर रीजन, और पेल्विस आया वर्ड या पेल्विक आया, पेल्विक भी चलेगा, पेल्विस भी चलेगा, इसका मतलब होता है हिप रीजन। तो व्हाट इट इज सपोर्टिंग, the bones of our legs, अपना skeleton is supporting the bones of our legs, pelvic region, vertebral column hold up the body. The mandible supports the teeth. What is mandible? Maxillae and mandible are the upper jaw and the lower jaw. ये सारे terms अभी नीचे आने वाले हैं, आपको सब पढ़ने को मिलने वाला है। So nearly all bones they provide support for muscles. Yes, हमारे muscles किसके ऊपर attached हैं? Bones के ऊपर। हाँ, कोई तो बोल रहा है बेटा, बोलो। मिस ये एग्जाम में सेपरेट पॉइंट्स है। Yes बेटा, I can't get you. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, बोलो। डिफाइन करने के लिए आएगा। बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, कैन यू मैसेज मी? आपका आवाज ब्रेक, सिर्फ आप मुझे एग्जाम समझ में आया, आपने क्या पूछा वो नहीं समझा। मैम वो बोला एग्जाम में सेपरेट पॉइंट आएगा, मतलब लिखने के लिए कैसा, या पूरा ऐसा ही कुछ बोला। सेपरेट पॉइंट आएगा इन द सेंस आई डिडंट गॉट। सेपरेट पॉइंट मतलब क्या आएगा आपको? अगर फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, अच्छा ही इज आस्किंग मी कि अगर एग्जाम में पूछा है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन तो कैसे लिखना है, ऐसा उसका कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ मैम वैसा ही पूछ रहा था शायद। अच्छा सुनो, अगर 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, हमेशा याद रखो बायो में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन तो 4 पॉइंट, 3 मार्क का क्वेश्चन तो 6 पॉइंट। तो अगर आपको फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पूछा गया तो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है ना, पर आपको अगर 2 मार्क के लिए पूछा है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, तो अभी तक आपने मुझे जो चीजें बताई वो बताना है। इट सपोर्ट्स द बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन, हाँ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो कितने पॉइंट बताए मैंने, इट इज फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, गिविंग शेप एंड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द बॉडी, प्रोटेक्टिंग द वाइटल ऑर्गन्स, एंड द लास्ट पॉइंट इज it helps in the formation of blood cells. हो गए 4 पॉइंट्स, समझ में आया? यस ओके चलो ठीक है, अभी तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, देयरफॉर आई हैव गिवन इन ऑल द पॉइंट्स ना, समझा आपको? ओके नाउ नियरली ऑल बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द मसल्स। यस, हमारे मसल्स भी किसके ऊपर अटैच होते हैं? हमारे बोन्स के ऊपर।
Many other soft organs are directly or indirectly supported by nearly the bones only. ठीक है, तो इसीलिए सपोर्ट का काम करता है हमारा बोन. फिर आपने मुझे बताया प्रोटेक्शन भी करता है. तो प्रोटेक्शन किसका करता है? हमारा क्रेनियम ब्रेन का सपोर्ट करता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सपोर्ट करता है, हमारा रिब केज हमारे लंग्स का और हमारे हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, और हमारा पेल्विक बोन जो है, पेल्विक बोन जो भी विसरल ऑर्गन्स पेल्विक एरिया में है वहां पे सपोर्ट करता है, और हमारा बोन मैरो को भी हमारा बोन प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. फिर आता है मूवमेंट की बात. तो ये इस मूवमेंट भी करवाता है, इसके बिना तो मूवमेंट हो ही नहीं सकता है. The skeletal muscles would serve no useful purpose if not for the rigid attachment and the leverage provided by the bones. है ना? अगर आपके बॉडी में सिर्फ मसल्स ही होता और स्केलेटन नहीं होता तो क्या आप मूवमेंट कर पाते? नहीं. मूवमेंट के लिए जितना इंपॉर्टेंट मसल्स का है उतना ही इंपॉर्टेंट स्केलेटन का भी है. ठीक है. So legs and arms movement are mostly obvious example. A less obvious one is that ventilation of lungs, है ना? जब आप सांस अंदर लेते हो, जब आप इनहेलेशन करते हो तो आपका रिब केज बड़ा हो जाता है. जब आप सांस छोड़ते हो मतलब एक्सहेलेशन करते हो तो आपका रिब्स छोटा हो जाता है. तो ये भी एक टाइप का क्या है बेटा? दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ मूवमेंट, दैट इज ventilation of lungs. Also depends upon the movement of ribs by the skeletal muscles. Then you have also told me about the bone formation. Yes, so red bone marrow is the major producer of the blood cells, including most cells of the immune system. Immune system क्या है बेटा? जैसे हमारे बॉडी में बाकी के सिस्टम्स है वैसे ही हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम भी है जिसको हम प्रतिकार शक्ति बोलते हैं. ये वर्ड तो आपने आजकल बहुत सुना होगा. कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है. तो इम्यूनिटी अपने बॉडी का एक सिस्टम है. ठीक है. दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. दे आर प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस. पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. देन बोन्स इसके अलावा क्या करता है? इतने सारे पॉइंट्स तो आप सबने मुझे बताए थे. अब ये 2 पॉइंट्स थोड़ा एक्स्ट्रा है. इट इज मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्सो. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है मिनरल बैलेंस. सो इट इज अ रिजर्वेयर. रिजर्वेयर मींस स्टोरेज ऑफ मिनरल्स. So it stores calcium phosphate and releases them according to the need of our body. ठीक है. So ये क्या है? It is a reservoir of the minerals. कौन कौन से minerals? Calcium and phosphate. Next, yes, it also maintain our acid base balance. Bone is acting as a buffer. अभी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बफर मतलब क्या होता है बेटा, है ना? Yes, so it is acting as a buffer. Bone buffers the blood against the excessive pH changes. pH का मतलब मालूम है ना सबको? pH scale मालूम है सबको? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. यस, pH स्केल में 7 इज द न्यूट्रल और 7 से कम रहेगा तो एसिड. एसिड 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिस. बेसिक ठीक है. तो फिर आप मुझे बोलोगे कि बोन कैसे मदद कर रहा है? तो देखो, बोन जो है बफर्स द ब्लड against excessive pH changes by absorbing or releasing the alkaline mineral salt. अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बोन हमारा क्या स्टोर करता है? मिनरल स्टोर करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. तो जब भी हमारे ब्लड का पीएच चेंज होता है तो तब भी हमारा बोन्स हमारे ब्लड के अंदर मिनरल्स या तो डालेगा या तो ले लेगा टू बैलेंस द पीएच ऑफ द ब्लड. Is that clear to all of you? And therefore it is acting as a buffer. Is that very clear to all of you? सबको समझ में आ गया इतना? किसी को कुछ डाउट है? Yes or no, बच्चा? No, ma'am. Okay. Now, what are the parts of the skeletal system? So, in this particular lesson, you will be learning the bones. देखो ये कितना अच्छे से बैठा है, pose देकर. Skeleton you have to learn. You have to learn the different types of joints. Yes, joints. Cartilages क्या होते हैं? What is the difference between bone and cartilage? Bone मतलब hard bone होता है और cartilage मतलब soft bone होता है. ठीक है.
कार्टिलेज के साथ साथ में लिगामेंट्स भी होते हैं। लिगामेंट्स भी आपने पढ़ा है ना एनिमल टिश्यू में, याद है आपको? एनिमल टिश्यू में आपने लिगामेंट्स भी पढ़ा था, ठीक है? तो ऑल दिस आर द support system or the parts of the skeletal system. So bones, joints, cartilage and the ligaments. तो ये ऐसे पूरा, can you tell me how many bones we have? Anybody? 206. Very good. आपने देखो याद है आपको टेंडॉन्स भी पढ़ा था और लिगामेंट्स भी पढ़ा था, ठीक है? तो एक बार है ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो टेंडॉन्स, दे आर कनेक्टिंग द मसल्स टू द बोन। टेंडॉन्स क्या होते हैं? मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। जबकि लिगामेंट्स क्या होते हैं? कनेक्टिंग द बोन टू बोन इज द लिगामेंट। बोन का बोन कनेक्शन को क्या बोलते हैं? क्योंकि हर बार ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। टेंडॉन्स मतलब मसल टू बोन का कनेक्शन एंड लिगामेंट मतलब बोन टू बोन का कनेक्शन, ठीक है? Okay, now before starting with the composition of bone, just a second beta, I will share the textbook with you all. एक minute, huh? I will share the textbook, wait. Okay, now all of you can see the textbook na beta? Yes. अभी 16.1 में, एक मिनट, आई विल गो अप। 16.1 में ना बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है? तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। ये मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही बता देती हूँ बिकॉज उसका वो पीपीटी अच्छे से ये नहीं है। सो मूवमेंट्स, first you can underline in your textbook, movements can be internal or external. internal movements में आपने अभी मैंने आपको क्या बताया था? movement of our rib cage during inhalation and exhalation, and it can be external, that you know, ठीक है? movements can be voluntary or it can be involuntary. So underline, it can be voluntary or it can be involuntary. इसका मतलब क्या हो गया? voluntary मतलब आपके इच्छा अनुसार, एंड इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके इच्छा से नहीं कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री। सो 3 टाइप्स ऑफ मसल्स ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स? स्मूथ मसल, यस, डू यू रिमेम्बर वी हैव लर्न एनिमल टिश्यू में स्मूथ मसल्स, मसल्स के टाइप्स पढ़े थे, सबको याद है कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? यस और नो? एनिमल टिश्यू हो गया ना बेटा पढ़ा के आपका? Yes. 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 तो आपको याद है स्मूथ मसल जो स्पिंडल शेप का था? Yes. Yes. इतना धीरे यस बोल रहे मतलब कि थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं दे हेल्प इन द इनवॉलेंटरी मूवमेंट। स्मूथ मसल को हम नॉन स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, जो हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। तो वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स कराता है, जैसे कि पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। पेरिस्टालिटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मतलब जब आप खाना खाते हो तो आपके ईसोफेगस से पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होते हुए स्टमक में जाता है फूड। तो ये आपके कंट्रोल में है क्या कि आप बीच में ही रोक सकते हो क्या फूड को, कि नहीं रुक जा भी ईसोफेगस में? नहीं ना। तो इसका मतलब है वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, ठीक है? constriction and dilation of blood vessel, that is also involuntary movement. हाँ, अब क्या आप अपने ब्लड वेसल्स को बड़ा और छोटा खुद से कर सकते हो क्या अपने मर्जी से? नहीं, तो दैट इज ऑल्सो अ इनवॉलेंटरी मूवमेंट, ठीक है? नेक्स्ट आता है द मूवमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक मसल। दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट, अपना हार्ट बार बार मूव कर रहा है जगह पे ही, so that is also a involuntary movement. फिर आता है voluntary movements, that is the which is controlled by the striated muscles. striated muscles को हम skeletal muscles भी कहते हैं, ठीक है? so क्या पढ़ा अभी तक हमने कि movements, first point please underline, movements can be internal or it can be external, number 1. second point, movements can be voluntary or it can be involuntary. Number 3, there are 3 types of muscles in human being. They are
स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्ट्रेटेड मसल्स। स्मूथ मसल के वजह से इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, कार्डियक मसल की वजह से भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, जबकि स्ट्रेटेड मसल की वजह से वॉलेंटरी मूवमेंट होता है। डन ऑल ऑफ यू दिस मच? Yes. ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही Yes. पार्ट है, ठीक है। चलो अब हम और नीचे लोकोमोशन पे चलते हैं। लोकोमोशन का मतलब है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, ठीक है। तो सी द डेफिनेशन, चेंज इन लोकस ऑफ whole body of a living organism from one place to another place. Underline the definition of locomotion, all of you. Change in locus of whole body of living organism from one place to another place is called as the locomotion. अच्छा, कोई भी ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन क्यों करता है? खाने के लिए, है ना, इन सर्च ऑफ फूड, या फिर शेल्टर ढूंढने के लिए, या फिर मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर ब्रीडिंग के लिए, या फिर अपने दुश्मनों से छुपने के लिए, एस्केप होने के लिए। नाउ दिस इज समथिंग न्यू, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। एक एक, या फिर आपको 1-1 पूछा जा सकता है फॉर 1-1 मार्क, या फिर आपको सब पूछा जा सकता है। राइट डाउन द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन व्हाट आर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द अमीबॉइड मूवमेंट, ये आपको होमवर्क भी है, आपको लिखना भी है ये। अमीबॉइड मूवमेंट मतलब क्या? अमीबा के जैसा मूव करना, है ना, उसको हम बोलेंगे अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट किसके कारण होता है? स्यूडो, स्यूडो का मतलब बायो में होता है फॉल्स, एंड पोडिया का मतलब होता है, पोडा का मतलब क्या होता है बायो में? लेग्स। सो फॉल्स लेग, फॉल्स लेग आपने अमीबा में भी देखा होगा ना, देयर इज अ फॉल्स लेग प्रेजेंट व्हिच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा। वैसे ही हमारा जो WBC है ना, WBC का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। उसको मेडिकल टर्म में ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। तो अभी ये याद रखो, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप। तो हमारा जो ल्यूकोसाइट है, हमारा जो WBC है ना, वो भी एक टाइप का मूवमेंट करता है हमारे ब्लड के अंदर, और उस मूवमेंट को कहा जाता है अमीबॉइड मूवमेंट। वो कैसे कर पाता है ये अमीबॉइड मूवमेंट? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया। अगर मूवमेंट करना है तो कोई तो लोकोमोटरी ऑर्गन होना चाहिए ना, तो इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? स्यूडोपोडिया। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है ल्यूको, बायो में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट को ल्यूको कहा जाता है। और साइट, CYT, साइट का मतलब होता है सेल, तो व्हाइट सेल। नेक्स्ट है सीलरी मूवमेंट। सीलरी मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट जो सीलिया के कारण हो रहा है। व्हाट इज सीलिया? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा मूवमेंट जो सीलिया के कारण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सीलियरी मूवमेंट। हमने सीलिएटेड एपिथेलियम पढ़ा था इन द एनिमल टिश्यू। आपने आपके लोअर क्लासेस में पैरामोशियम शायद देखा भी होगा माइक्रोस्कोप के नीचे। आपने देखा होगा कि पैरामोशियम कैसे चल फिर पाता है? बिकॉज ऑफ द सीलिया which helps in the passage of fruit to the cytopharynx. तो इन पैरामोशियम के अंदर ये सीलिया के कारण फूड जो है वो साइटोफैरिंग्स में जा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा वाला है वर्लिंग मूवमेंट। वर्लिंग मूवमेंट, वर्लिंग मूवमेंट किसके कारण होता है? फ्लैजेला के कारण होता है। अब फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला एक ही होता है, एक ही लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और फ्लैजेला एक ही होता है, लंबा थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ह्यूमन स्पर्म में नेक्स्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे अबाउट द ह्यूमन स्पर्म। तो स्पर्म में भी फ्लैजेला होता है, जिसके कारण ये स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आसानी से जा पाता है।
नेक्स्ट इज द मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट किसके कारण होता है? मसल्स के कारण होता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स किया जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ, आपने मूवमेंट पढ़ा। अमीबॉइड मूवमेंट जो स्यूडोपोडिया के वजह से होता है, सीलरी मूवमेंट जो सीलिया के कारण होता है, वर्लिंग मूवमेंट जो फ्लैजेला के कारण होता है, और मस्कुलर मूवमेंट जो मसल के कारण होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आपने सबका एग्जाम्पल भी देखा। अमीबॉइड का एग्जाम्पल व्हाइट ब्लड सेल, सीलरी का एग्जाम्पल सीलिएटेड एपिथेलियम भी लिख सकते हो या फिर पैरामोशियम भी लिख सकते हो। वर्लिंग का एग्जाम्पल है स्पर्म, और मस्कुलर का एग्जाम्पल है ऑल मस्कुलर मूवमेंट। Here देखो, they are correctly told that all locomotions are movement, but all movements are not locomotion, है ना। जब आप यहाँ से चलकर नीचे तक जा रहे हो या फिर यहाँ से चलकर आप अपने किचन तक जा रहे हो, तो आपका हाथ भी हिल रहा है, पैर भी हिल रहा है, प्लस आपका बॉडी भी एक जगह से दूसरे जगह है। सो देयरफॉर ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। लोकोमोशन में मूवमेंट होता ही है, पर हर मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। तो दिस आर ऑल यू नो। अभी देखो टेंडॉन्स और लिगामेंट्स क्या है, वापस यहाँ पे बताया गया। टेंडॉन्स आर इनइलास्टिक थिक बैंड ऑफ कोलेजन फाइबर। इज दैट वेरी क्लियर? तो 16.2 आपको नहीं पढ़ना है, सो दिस इज ऑल डिलीटेड। यू कैन जस्ट मेक अ क्रॉस मार्क इन योर बुक सो दैट आपको याद रहेगा। तो हमारा 16.1 पढ़ के हो चुका है। रिमेंबर वाला पार्ट भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देर आर अबाउट 640 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, एंड आउट ऑफ दिस 634 आर पेयर्ड एंड 6 मसल्स आर अनपेयर्ड। क्लियर? यस। चलो अभी हम चलते हैं 16, अभी डायरेक्टली हमें 16.8 पे जाना है। करेक्ट ना? 5 गया, 7 गया, ये पूरा आपको डिलीटेड है। अभी हम डायरेक्टली वी विल गो टू द 16.8 दैट इज अ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो अब यहाँ से आपको सब पढ़ना है सारे बोन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पूरा बोन्स, तो वी आर हैविंग हाउ मेनी बोन्स? एक्चुअली द बोन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब जो बॉडी के अंदर होता है, एंड देयर आर अबाउट 206 बोन्स। 206 बोन्स। ठीक है। हमारा जो बोन है, ठीक है, दे आर लाइंग अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन। एक जो बीच के सेंटर में है, जो बॉडी के सेंटर में है, उसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन, और जो पेरिफेरी में है उसको हम बोलेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बताया मैंने? एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। मैं अभी आपको वो टेबल दिखाऊंगी, नो डाउट। ठीक है। तो जस्ट आप अपना टेक्स्ट बुक तो आपके पास है ही, तो आई विल गो बैक टू द पीपीटी नाउ। Okay. Now I hope all of you can see this. So I will first start with the bone कि bone कैसा है, और फिर बाद में उसके types बताऊंगी। So composition of bone. So bone is made up of matrix as well as cell. We have learned the structure of bone in the animal tissue. Bone के matrix को क्या बोलते हैं? कोई मुझे ये बता सकता है? किसी को अगर याद है तो? What is the bone का matrix called as? Dash. Yes, animal tissue में मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। जो बच्चे लोग पढ़ते, very good, शाबाश, very good, yes, oocyte. And what is the bone cell called as? What is the bone cell called as? इंटेलिजेंट बच्चे लोग है सब। बताओ बताओ बताओ, इतना बता लिया तो वो भी बता लोगे। यस बताओ बच्चा, बोन के सेल को क्या बोलते हैं? बोन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थो का मतलब होता है बेटा जॉइंट। जॉइंट। ऑर्थ्रोपोडा में आपने क्या पढ़ा था? ऑर्थ्रोपोडा में कॉकरोच आता है ना। ऑर्थ्रोपोडा मीन्स ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। तो जॉइंट का डॉक्टर नहीं, बोन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं?
अच्छा, बोन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियो, याद आया? Osteoblast. यस, तो ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट वाले डॉक्टर, एंड ऑस्टियो मतलब होते हैं बोन वाले डॉक्टर, ठीक है। तो ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट हमने पढ़ा था। तो बोन में होता है मैट्रिक्स जिसको हम ओसीन कहते हैं, और उसमें होते हैं सेल्स जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। मैट्रिक्स में होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या क्या होता है बोन के मैट्रिक्स में? कोलेजिन, नॉन कोलेजिन प्रोटीन एंड म्यूको पॉलीसैकेराइड्स। जबकि इनऑर्गेनिक चीज में होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, नेक्स्ट इज अबाउट बोन सेल्स। बोन सेल्स में अभी मैंने आपको बताया ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा सम और सेल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट एंड प्रोजिनेटर, ठीक है। This is extra points which I just wanted to discuss. When a bone is placed in weak HCl medium, HCl you know that हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम बोन को वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, the calcium of the bone slowly starts dissolving due to the action of acid. Only calcium is dissolved. There is nothing to keep the bone hard. Just a second. All that is left is the soft bone tissue. With some effort, you can really get the bone to blend. Okay? Just a second, beta. I am getting call from college. Huh? Just ओके। सो मतलब क्या? अगर आपके बॉडी का, अभी देखो आपने पढ़ा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं आपको एक क्यों बताना चाहिए बेटा, आपने आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपको पता है कि HCl कहाँ पर बनता है आपके बॉडी में? कहाँ पे बनता है? स्टमक में, है ना। न्यूट्रिशन लेसन में आपने पढ़ा है ना कि स्टमक में क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। अगर आपके बॉडी का एसिडिटी हमेशा बढ़ता है, देखो आपने आपके पेरेंट्स को सुना होगा बोलते हुए कि एसिडिटी हो गई है, रोज एसिडिटी का तकलीफ होता है, तो जिनको ज्यादा एसिडिटी की तकलीफ होती है ना बेटा, उनका बोन्स भी धीरे धीरे वीक होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये बताने का रीजन क्या था कि अगर आप अपने टाइम पे खाना वगैरह खाओगे तो कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपका डाइजेशन प्रॉब्लम ही हैम्पर्ड नहीं होगा, आपका बोन्स भी हैम्पर्ड होगा, ठीक है। इफ अ बोन इज स्ट्रांगली हीटेड, its organic matter is destroyed and only the mineral part will remain. Such a bone turns brittle and quickly breaks, ठीक है। So this was something about this. Now let us learn about the classification of the bones. So on the basis of shape, there are different bones. Okay? Long bones, short bones, flat bones, irregular bones. ठीक है? 4 टाइप के bones है depending upon the shape. Long bones. These bones are longer than they are wide. Humerus is a long bone. लॉन्ग बोन, ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है अपने ऊपर वाले हाथ का हिस्सा। स्ट्रक्चर, यूजुअली कॉम्पैक्ट बोन विद स्पॉन्जी बोन एट द एंड, elongated bone with 2 terminal parts and a body. It will act as a liver and shock absorber. liver क्या है हम पढ़ेंगे आगे। The bones of thigh, examples कौन कौन से हैं? अपना thigh bone, toes, upper arm, forearm and fingers. आते हैं शॉर्ट बोन, जनरली दे आर बोनी और क्यूब शेप के। wrist is a short bone. Wrist is stressed, spongy bone covered by a thin layer of compact bone.
From bone, group or close units like the wrist. Bones in the wrist or the ankles. Next is the flat bone. Flat or curved sheath of bone. Skull is a flat bone. Middle layer of spongy bone, layer of compact bone around the spongy bone layer. Provides large area for muscles, protects protect organs such as brain. Skull हो गया, ribs हो गया, sternum हो गया, hip, all these things you will be learning. सिर्फ एक मैं आपको एक idea दे रही हूँ. Irregular bones, unique and different from others. Vertebrae is an irregular bone. Vertebrae column का जो होते हैं bones वो irregular होते हैं. They are mainly spongy. Thin layer of compact bone. Function varies according to the bone type and attachment. Vertebrae of spine, facial bones, ankle bone and the wrist bone. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बोन्स हैं हमारे पास. तो आप देख सकते हो लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन. तो देखो कोई भी लॉन्ग बोन कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन. कोई भी लॉन्ग बोन के अंदर ये एक रीजन होता है जिसको हम मैरो कैविटी बोलते हैं. मैरो कैविटी जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है. ठीक है, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज. This is the calcium part of the bone. This is the epiphyseal plate. So please note down, this is epiphyseal plate. Epiphyseal plate. This is the bone marrow. This is the outermost covering जिसको हम periosteum बोलते हैं. This is the compact bone. आपको क्या याद रखना इसमें जरूरी है? Epiphysis head, diaphysis shaft, epiphysis last part. Epiphysis बीच का part is called as a diaphysis. Diaphysis is the long central shaft. Shaft का मतलब होता है body. Shaft means body. और इस shaft के अंदर ही marrow होता है, bone marrow होता है. Marrow cavity होता है. Cavity means bone marrow cavity. So please note down epiphysis, diaphysis. Diaphysis is the long central shaft. Shaft का मतलब है bone का body. What is epiphysis? Rounded end of the long bones. This is the rounded part, है ना? एक बार वापस देखो. This is the rounded part of the long bones. This is both the parts are called as the epiphysis. Epiphyseal plates क्या होते हैं? Plates of cartilage known as growth plates which allow the growth in length in childhood. So see what is epiphyseal plate. एक बार वापस देखो epiphyseal plate. ये epiphyseal plate यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी है. देखो आप epiphyseal plate, और यहीं से ग्रोथ होता है. मतलब छोटे बच्चा लंबा हो गया ना, छोटा सा बच्चा जो है वो लंबा कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस epiphyseal plate. यही ग्रोथ में मदद करता है, मीन्स हाइट बढ़ने में मदद करता है. Cancellous bone where blood cells are made. Now see again the cancellous bone. You can see this part where the blood cells are being formed. This is the spongy bone. और यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे red bone marrow होता है और यहाँ पे yellow bone marrow होता है. ठीक है. Compact bone gives strength to the hollow part of the bone. ठीक है. Compact bone देखो एक बार डायग्राम में. चलो वापस. This is the compact bone. And periosteum क्या है? Covering है. So periosteum is nothing but the covering. Ligaments and tendons they are attached to the periosteum. Marrow cavity क्या है? Where white blood cells are made. Is that very clear? ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन. मैं आपको जस्ट अब एक रिवीजन के लिए बता रही हूँ. There is a Haversian canal. This you have already learned. This is osteon. Haversian canal is a peculiar characteristics of a mammalian bone. Do you remember all this thing?
याद है ना सबको? रेड बोन मैरो भी याद है, येलो बोन मैरो भी याद है सबको? Yes. सो दिस इज ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखो आप देख सकते हो इन्फेंट के अंदर कैसा होता है, चाइल्ड में एंड एडोलेसेंस में एंड 20 प्लस में, यू कैन सी द डिफरेंस। कन्वर्शन बिगिंस एट सेंटर, एक्सटेंड, एक्सियल एंड पेरिफेरी। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमारा पढ़ाई स्टार्ट होता है। In the human skeleton, it is composed of 270 bones at birth. बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम बचपन में तो ज्यादा बोन्स रहते हैं, फिर बड़े होने के बाद कम कैसे हो जाते हैं, किधर जाते हैं? तो कहीं जाते नहीं है बेटा, वो सब फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज जुड़ जाते हैं। So there are 270 bones at birth. This total decreases to about 206 bones by adulthood after some bones get fused together. कौन से बोन फ्यूज होते हैं, दैट वी विल बी लर्निंग। ईच बिलोंग टू वन ऑफ द टू लार्ज ग्रुप। अभी देखो ये है हमारे हमारा पूरा स्केलेटन है, ऐसे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। जो बॉडी के सेंटर में आता है, जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। और जो बॉडी के साइड साइड में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन। Axial skeleton and appendicular skeleton, axial skeleton and appendicular skeleton। तो axial skeleton में क्या क्या आता है, हमारा स्कल, पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, आगे से हमारा ये स्टर्नम बोन और ये रिब केज, ये सब किस में आता है, एक्सियल स्केलेटन में आता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, ये क्या है, शोल्डर बोन, ये क्या है, हिप रीजन का बोन जिसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं, हमारे हाथ के बोन जिसको हम फोर आर्म बोन बोलते हैं, और अपने पैर के बोन जिसको हम हाइंड लिम बोन बोलते हैं। फोर लिम बोन, हाइंड लिम बोन। फोर लिम मतलब हाथ होता है, हाइंड लिम मतलब पैर होता है। ठीक है, सो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर में डिफरेंस देखो। इट फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ द बॉडी। It includes the bones of the skull, vertebral column, and the rib cage. These bones are involved in protection, support, and carrying other body parts. Appendicular skeletons are the bones of upper and lower limbs and the girdles. Shoulder को हम क्या बोलते हैं, pectoral girdle। ठीक है, और हिप रीजन को क्या बोलते हैं, pelvic girdles। तो हम उसको कॉमनली girdle bone बोलते हैं। क्या बोलते हैं, girdle bone। शोल्डर बोन को पेक्टोरल गर्डल और हिप रीजन को पेल्विक गर्डल, that attach them to the axial skeleton। ये हम axial skeleton को अटैच रहते हैं। It is involved in locomotion and manipulation of the environment। Is that very clear to all of you? सबको समझ आ गया है axial skeleton, appendicular? तो हमारा ये जो 206 बोन है, 206 बोन, ये ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड है, axial, appendicular। axial में क्या क्या आता है, What does axial में क्या क्या आता है, axial में आता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज। और एपेंडिकुलर में क्या होता है, बोन्स ऑफ अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम मतलब हाथ के बोन, लोअर लिम मतलब पैर के बोन, एंड अपने शोल्डर बोन जिसको हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, एंड हिप रीजन बोन जिसको हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। अब ये एक्सियल स्केलेटन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग द एक्सियल स्केलेटन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। इज दैट वेरी क्लियर? आज आपको सबको समझ में आया हमने क्या क्या पढ़ा है? मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। वी आर गोइंग टू लर्न द स्कल। स्कल में कितने बोन्स है ये सब आपको याद रखना है बेटा। सो आप कहीं तो लिखते भी जाओ, सिर्फ सुनते मत जाओ और देखते मत जाओ, आप लिखते भी जाओ कि स्कल में 29 बोन्स है। ये 29 बोन्स कैसे डिवाइडेड है? क्रेनियम में 8 है, फेशियल में हमारा जो फेशियल रीजन है, फेस रीजन, उसमें 14 बोन्स प्रेजेंट है। So all that numbers you have to remember and you have to write down also in the exam. Hyoid एक है, ये हाँ बोलो बेटा। Yes, say. Yes, who is telling बच्चा? What is your doubt?
यस साहिल बोलो। साहिल, साहिल। गलती से ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। So what we have learned today in today's class, we have learned about the what function of skeletal system.